हमारे चैनल में गरम जोशी से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बरेली की टॉप कोचिंग में और आज हमारे खास मेहमान हैं गगन सर। सर अपना कुछ परिचय दीजिए। सर जैसे कि आपको पता ही है, मेरा कंप्लीट नेम है गगन राज। एंड बेसिकली अगर मैं बात करूं कि मैं कहाँ से हूं, तो बेसिकली मैं मेरठ से बिलोंग करता हूं। और अगर मैं अपनी शिक्षा की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो बेसिकली लगभग पिछले 5 से 6 सालों से मैं प्रयागराज में अपनी शिक्षा ले भी रहा हूं और साथ में दे भी रहा हूं। एजुकेशन सेक्टर से बात की जाए कि मैं कब से जुड़ा हुआ हूं, तो नियरली अप्रोक्स आई थिंक सो दैट नियरली अप्रोक्स 8 आई हैव कंप्लीटेड। पिछले लगभग 8 साल से मैं एजुकेशन क्षेत्र पढ़ने और पढ़ाने से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी पढ़ाई तो एज यू नो वेरी वेल, आई स्टार्टेड फ्रॉम दी माई होम टाउन दैट इज मवाना। मैंने मवाना मेरठ से स्टार्ट की थी, जो कि वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल है, आप शायद ना जानते हो, दैट इज एएस इंटर कॉलेज। एंड सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने अपनी प्री स्कूलिंग वहाँ से प्राप्त की है। उसके बाद बात की जाए तो मेरी जो ग्रेजुएशन है बेसिकली बीएससी हुई है। उसके बाद मैंने मैथ से एमएससी किया हुआ है और उसके बाद सर आई एम जस्ट परस्यूइंग अबाउट द एलएलबी। सो बेसिकली मैंने एलएलबी की है और उसके बाद आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट टू डू द एलएलएम। अभी मैं एलएलएम करने की सर अभी मैं सोच रहा हूँ। एंड बेसिकली इट विल बी हेल्ड फ्रॉम द प्रयागराज, एज यू नो वेरी वेल। मैं एक लंबे समय से प्रयागराज में रह रहा हूँ, तो मैं एलएलएम करने की कोशिश वहीं से कर रहा हूँ कि एलएलएम वहाँ से। सर आपकी कोचिंग कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसके बारे में हमें बताइए। सर इस्टेब्लिशेशन की बात की जाए तो बेसिकली अब मैं बताऊं तो अगर सबसे शुरू में जो मैंने कोचिंग इस्टेब्लिश की थी सर, वो मेरठ में इस्टेब्लिश की थी। मेरठ में एक छोटा सा टाउन पड़ता है जिसका नाम है मवाना, एक बहुत बड़ी तहसील है मेरठ की। वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन की स्टार्ट की थी। और बाकी बात की जाए तो उसके बाद प्रयागराज हमने पढ़ाया है। और उसके बाद अभी बरेली में बात की जाए तो लास्ट टाइम 1 मई सन 2022 को मैं पहली बार मैंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया, जिसमें मैंने बेसिकली अपनी एक संस्थान जिसका नाम सभी जानते हैं जैसे कि जीएस कैंपस, उसमें मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद अगर बात की जाए अमेरिकन टाइम्स की, इट वाज हेल्ड ऑन दी 25 सितंबर। 25 सितंबर को उसकी पहली क्लास ली गई थी, जिसमें जो 2022 में था और नियरली अप्रोक्स 1 ईयर अभी शायद नहीं हुआ है, बट वी हैव द रिजल्ट एट फ्रंट ऑफ यू। रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने है। सर आपके यहाँ पे जो जीएस कैंपस है उसमें कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं? बेसिकली सर जीएस कैंपस जो था उसमें उसकी शुरुआत जो की गई थी काफी अच्छी सोच के साथ की गई थी। एक्चुअली क्या था, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था तो बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मुझे फेस करनी पड़ी। एंड मेनली इफ आई टॉक अबाउट, जो मैं सबसे मेन प्रॉब्लम की बात करूं, दैट वाज द फंडिंग। और जो फीस थी वो काफी हाई थी एंड आई वाज नॉट एबल टू पे। तो जीएस कैंपस की जो शुरुआत थी, एज आप कभी लोगों को देखेंगे जीएस कैंपस के ध्यान से, तो उसमें नीचे 2 हेल्प के लिए हाथ बनाए गए हैं, वो हेल्प के को शो करते हैं। सो बेसिकली हमारा एक उद्देश्य था बरेली में कि हम फ्री एजुकेशन दें यूपीएससी के लिए। उस सोच के साथ जीएस कैंपस की नींव लगभग 1 मई 2022 को रखी गई थी। साथ ही क्या था, आपको जैसे पता ही है, कोई भी संस्थान रन करने के लिए आपको बुलियन की वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी के लिए हमने एक दूसरा वहां पे स्टार्ट किया कि हम कहीं ना कहीं वनडे एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराएंगे, जिसमें एक टीम हमारे साथ थी और अभी भी है, बनी हुई है, जिसमें हमने क्या किया, वनडे एग्जाम स्टार्ट किए और साथ ही एक बैच हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी के लिए वहां पे चलाया हुआ था। और अभी भी बात की जाए, जीएस कैंपस आज भी उसमें सफल है, निरंतर हमें आज भी उसमें सफलता प्राप्त है कि आज भी एक बैच हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। उससे अलग अगर बात की जाए, इतर बात की जाए, तो वनडे एग्जामिनेशन में आज भी हमारे यहाँ पे एसएससी एग्जामिनेशन की, साथ में आप बात की जाए यूपी ट्रिपल एससी, उसकी वहां पे तैयारी हो रही है। साथ ही उसके साथ बात की जाए तो यूपी पुलिस के यहाँ पे बैच वहां पे लग रहे हैं, वो सब आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक टेट के किसी बैच की कोशिश नहीं की गई है हमारे संस्थान के द्वारा। सर अपॉर्चुनिटीज क्या रहती हैं? अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग जीएस कैंपस और अमेरिकन जीएस कैंपस, जो अपॉर्चुनिटीज ये रहती हैं, बेसिकली क्या है, एक नजरिया है जीएस को देखने का। बच्चों का ये मानना है कि कोई किताब विशेष वो मार्केट से खरीद लें और उसमें कुछ फैक्चुअल नॉलेज वो ले लें। बच्चे ज्यादातर कोशिश ये करते हैं। अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट है बेसिकली दैट इज जीएस और इंग्लिश, मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो अपने सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस में बच्चों की अप्रोच ये होती है कि कोई किताब वो वहां से ले ले या पूरा इतिहास वो याद कर ले
और या फिर पूरी ज्योग्राफी को वहां से याद कर ले। एंड लेट मी नो यू अबाउट कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए या आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठ गए, देखिए वो अथाह सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। आप पूरी जिंदगी भी पढ़ेंगे तब भी वो खत्म नहीं हो पाएगा। अप्रोच ये होती है कि बेसिकली मिनिमम कंटेंट के साथ आप कैसे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। या दूसरी बात ये है कि बच्चों की मेन अप्रोच ये है कि पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत सारा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात कर ली जाए, चाहे आप ये मान के चलिए अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी का बच्चा भी पूरा इतिहास पढ़ने की कोशिश करता है, ज्योग्राफी पढ़ने की वो पूरी कोशिश करता है, बात इकोनॉमिक्स की हो तो इकोनॉमिक्स भी वो पूरी पढ़ने की कोशिश करता है। तो मेन कंसर्न ये है। सिमिलरली अगर हम बात करें पुलिस, तो पुलिस में बच्चा क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान वो कहीं ना कहीं पॉलिटी और लॉ पे भी देता है, एक्सटर्नल वहां पे फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करता है। इससे अलग अगर बात की जाए तो सारे सब्जेक्ट में जो बच्चे वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम नॉलेज गेन कर ले, जिसकी आवश्यकता नहीं है। हम पूरा इतिहास याद करने में लगे हुए हैं, तो हमें पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, हमें इतिहासकार नहीं बनना है, हमें पूरी ज्योग्राफी भी नहीं पढ़नी, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाए। साथ में क्या है, आप लेट मी गिव यू एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कल को अगर आपको कोई इंस्पेक्टर का पद मिल जाए, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि आपको संधि की परिभाषा याद है या नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी, तो ये आपको पूछा क्यों जा रहा है। बेसिकली बात क्या होती है, हमें कुछ ऐसे अधिकारी चाहिए जो वर्तमान की समस्याओं से मतलब सुलझाने में वो क्या हो, समर्थ हो। हमें कुछ ऐसे व्यक्तित्व की तलाश है जहां पे हम क्या कर सकते हैं जो वर्तमान में समस्याएं, जैसे कोरोना पीरियड है, या मान के चलिए अभी भी वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, जैसे अभी आप वार लाइक सिचुएशन वी हैव इन द पाकिस्तान ऑल्सो, एंड बेसिकली वी टॉक अबाउट रशिया ऑल्सो वी हैव, एंड बेसिकली रशिया में भी वहां तख्ता पलट करने की हाल ही में जैसे आपने देखा कोशिश की गई। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, इनसे रिलेटेड क्या जीएस है, क्या करंट है, उस पे ज्यादा वहां पे ध्यान दिया जाता है। जीएस कैंपस में बेसिकली बात की जाए, मेनली मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस करंट पे रहता है। एक्चुअली क्या है, कॉम्पिटिटिव में बच्चे ज्यादातर जो करंट से बचते हैं उनका मेन रीजन ये है, वो करंट रटने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ जो मेन चीज है वो है कि आप रटिए मत, आप इतिहास रट नहीं पाएंगे। आप 10 दिन याद कर लेंगे, 20वें दिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मेन जो है हमारा, चाहे वो जीएस रहा हो और चाहे वो इंग्लिश रहा हो, उसमें कोशिश ये होती है कि आप रटिए मत, आप कंसेप्ट समझिए। हु इज टीचिंग देयर, कोई भी व्यक्ति जो वहां पढ़ा रहा है, कोई भी इंसान या व्यक्तित्व, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं चाहे मेरी टीम में से कोई पढ़ा रहा है, उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो टीचर पढ़ा रहा हो वो वहां कंसेप्ट पढ़ाए। हम टीचर अगर कोई भी हमारे यहाँ पढ़ाता है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि टीचर फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा देता है या फिर टीचर जो वहां पे एलिबरेट कर रहा है, दैट इज वो वहां पे कंसेप्ट की बात कर रहा है। तो आप कंसेप्ट से अगर एक बार पढ़ लेंगे, आई थिंक सो दैट इट विल बी इन योर कॉन्शियस माइंड, वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगा और आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। सो दैट्स आर रियलिटी एंड दैट्स आर, हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हमारी क्वालिटी भी है और ये हमारी रियलिटी भी है, जिसके कारण हम पीछे रिजल्ट भी दे पाए हैं। वो आप देख ही सकते हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं रिजल्ट जीएस कैंपस का क्या रहा है, या इंडो जो आपका ये बेसिकली आपकी बात की जाए अमेरिकन टाइम्स का है, वो रिजल्ट क्या रहा है, वो बेसिकली आपके सामने है। ठीक है सर, आपकी कोचिंग के बारे में 3 अच्छी सबसे बातें क्या हैं जो इसे अन्य कोचिंगों से अलग बनाती हैं? देखिए सर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आई थिंक सो दैट ये आपको मुझसे तो नहीं पूछना चाहिए था, बट अगर मैं फिर भी बात करूं, देखिए कोई भी संस्थान का संस्थापक है, मुझे लगता है कि अगर वो खुद ही अपने मुंह से इस बात का जवाब दे तो ज्यादा बेहतर बात नहीं होगी। बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि इसके लिए आप बच्चों से बात करें, ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में समाज में एक मायत है, मैं आपको बताऊं, एक क्या और भी मायत है। जैसे कि पहली मायत ये है, बिना टेंस पढ़े आप इंग्लिश नहीं सीख सकते या इंग्लिश नहीं बोल सकते। एक मायत इंग्लिश में चलती है। इवन दो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो भी हम पढ़ रहे हैं या हम कोई भी किताब उठाते हैं तो उसमें हम टेंसेस पढ़ते हैं। जब हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे यहाँ टेंस नहीं पढ़ाए जाते हैं। अब बच्चे को ये लगता है कि टेंस के बिना इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, और मैं केवल इस बात पे जोर दबाव देता हूं कि 5वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक हमने टेंस पढ़ी, और वही ट्रेडिशनल अगर एजुकेशन हमारे यहाँ चलती रहेगी तो स्मार्ट एजुकेशन कब आएगी। देखिए मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहता हूं, आजकल जो जमाना है वो जमाना मतलब वर्क का नहीं है। आप हार्ड वर्क करें, इट डजंट मैटर दैट यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ,
मतलब ये नहीं है हार्ड वर्क से आपको सफलता मिल जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको सफलता चाहिए तो आज के समय में आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर मैं जीएस कैंपस की बात करूं, आप जीएस कैंपस की हमारी किसी भी क्लास की बात करेंगे तो वो प्रोजेक्टर बेस होती है। हमारी सभी क्लासें, चाहे आप अमेरिकन टाइम्स की क्लासें देख लीजिए, ऑल क्लासें, कोई एक दो नहीं, सभी क्लासें प्रोजेक्टर बेस होंगी। जीएस कैंपस में जो भी क्लासें होती है, चाहे करंट अफेयर हो चाहे दूसरी क्लासेस हो, वो प्रोजेक्टर बेस होती हैं, जो आई थिंक सो हमारा प्लस पॉइंट है। और प्रोजेक्टर बेस का मतलब यह नहीं है कि प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है विजुअलाइजेशन। आप कोई युद्ध पढ़ा रहे हैं तो हमें मूवियां बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं। हम मूवी जब देखते हैं तो बिना याद करे चीजें याद रहती हैं, गाने हमारे बिना याद किए याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस माइंड में। हम वहां पे क्या करते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसका विजुअलाइजेशन तुरंत वहां पे बच्चे को दिखाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई युद्ध हमें पढ़ाना है, हमें कोई वर्ल्ड लाइक सिचुएशन वहां दिखानी है, तो हम उसकी फोटोग्राफ्स और उसकी वीडियो बच्चों को वहां प्रोवाइड कराते हैं क्लास के अंदर, जो बच्चे प्रोजेक्टर पे देखते हैं, जिसके कारण वो कॉन्शियस माइंड में याद रख पाते हैं। बच्चे मेहनत खुद करते हैं। हु वी आर, हम कोई नहीं है, बेसिकली वी आर जस्ट शोइंग द पैथ। हम बस रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पे चल के करना क्या है, बच्चा मेहनत खुद करता है, रिजल्ट वो खुद देता है। हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम बस एक वहां पे एक भूमिका निभा रहे हैं कि किस रास्ते पे चलना है, और हाँ, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, हम बेसिकली ये सिखाते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरी बात, इंग्लिश में बात की जाए तो हम टेंस नहीं सिखाते हैं, और हम अपनी दूसरी क्वालिटी की बात करें तो हम टोटल डिक्शनरी याद कराते हैं। समाज में एक माया हो रहा है कि आप पूरी डिक्शनरी याद नहीं कर सकते। तो बेसिकली इफ यू नो हाउ टू लर्न इट, अगर आपको पता है उसको कैसे पढ़ना है या उसको कैसे याद करना है, इट इज वेरी इजी टास्क फॉर यू ऑल्सो। सो बेसिकली हमारी जो दो मेन क्वालिटीज हैं, अगर हम अमेरिकन की बात करें, अमेरिकन टाइम्स की बात करें, तो उसमें बेसिकली जो मेन क्वालिटी है वो ये है कि हम पूरी डिक्शनरी बच्चों को वहां पे याद कराने की कोशिश करते हैं। वहां टारगेट पूरा डिक्शनरी होता है। दूसरा कंसर्न ये होता है विद इन सेकेंड ऑफ फर्स्ट डे से ही सेंटेक्स बनाना सीख जाते हैं, इवन दो इफ यू आर एजुकेटेड और नॉट। आप पढ़े लिखे हैं नहीं है उससे कोई मैटर नहीं होता है। सो बेसिकली इफ एन एजुकेटेड पीपल इज स्पीकिंग इंग्लिश, अगर एक ऐसा व्यक्ति जो अनएजुकेटेड है वो भी इंग्लिश वहां पे बोल रहा है, तो आई थिंक सो दैट इज द रिजल्ट। और बेसिकली मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट में, जो भी हमारा स्टूडेंट है संस्थान में वहां पे पढ़ रहा है, अगर उसको संस्थान में पढ़ते हुए 10 से 12 दिन हो गए तो आप उनको रोक करके उनसे आप उनका रिजल्ट पूछ सकते हैं। बशर्ते 10 दिन हो गए, विद इन 10 डेज वी शो आर रिजल्ट। वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन और रिजल्ट वहां पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक, सो दैट इज द वे वी टीच एंड दैट इज द वे वी जस्ट मेक लर्न आवर स्टूडेंट। हम आप अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं, और वो होता है, यही हमारी क्वालिटीज है। एंड बेसिकली हमें 1 साल भी लगभग पूरा नहीं हुआ है, और बच्चों की एक बड़ी टीम और आप सभी का प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उसी के कारण शायद आज ये एम्पायर जो भी है, ये संस्थान, ये छोटा सा संस्थान यहाँ पे चला पा रहे हैं, ये सभी आपके प्यार और केवल रिजल्ट के कारण मुझे लगता है संभव हो पाया। और इसमें केवल मेरा हाथ नहीं है, ये पूरी मेरी टीम का सहयोग है। इसमें मेरी भूमिका बिल्कुल ना के बराबर है, जो मैं मान के चलता हूँ। इसमें अहम भूमिका मेरी टीम की है, और अहम भूमिका बच्चों की है, जो मेहनत करते हैं और हमारे लिए रिजल्ट देते हैं। सर, जो आपके यहाँ पे अमेरिकन टाइम्स चल रहा है, तो सर स्पोकन इंग्लिश और एकेडमिक इंग्लिश में क्या फर्क है? बेसिकली अगर इंग्लिश की बात की जाए सर, तो इंग्लिश में बेसिकली 3 स्तर पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और इत्तेफाक ये रहा है कि मैं तीनों ही तरीके के इंग्लिश से जुड़ा रहा हूं, कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त में। अगर मैं बात करूं एकेडमिक इंग्लिश की, एकेडमिक इंग्लिश में क्या होता है, बेसिकली वहां ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के अंदर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन को इंग्लिश स्पीकिंग समझ बैठते हैं। मैं बताऊं, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे समझिए 12th तक जो बच्चा पढ़ रहा है, जो भी वो टेंस वगैरह वहां 4th या 5th से जहां से भी वो टेंस पढ़ रहा है, 6-7 साल वो लगातार टेंस पढ़ता है, या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो आपको बेसिकली हिंदी देते हैं, आपको इंग्लिश कन्वर्ट करना है। आपको इंग्लिश में एक पैरा दिया है, आपको हिंदी कन्वर्ट करना है। साथ में क्या है, वो आपको एक्टिव देंगे, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, वो आपको डायरेक्ट देंगे, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो बेसिकली जो आपको वहां पे बात करनी है, वो बेसिकली क्या है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आपको एक जगह से दूसरे उसमें परिवर्तित करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है बेसिकली, इसको ट्रांसफॉर्मेशनल इंग्लिश कहा जाता है, जो कि आप एकेडमिक में पढ़ते हैं। इससे आगे अगर दूसरी इंग्लिश की बात की जाए, दैट इज स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर स्पीकिंग इंग्लिश की बात की जाए, तो स्पीकिंग इंग्लिश में बेसिकली क्या होता है, वहां पे बच्चे को सेंटेंस बोलने सिखाया जाता है। वहां कंसर्न ये होता है, आपको विद इन सेकेंड चीजें समझनी है और विद इन सेकेंड चीजें वहां पे बोलनी है, आपको रिप्ले करना।
वहां आपके पास इतना वक्त नहीं है आप ताहे तीहे चेक करेंगे, या आप वहां पे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करेंगे। वहां पे विद इन सेकेंड सेंटेंस कन्वर्ट करके बोलना होता है। और मैं बच्चों से और आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि क्लास लेने के बाद पहले ही दिन और या 2 दिन या 4 दिन जहां भी आप पढ़ रहे हैं, सो बेसिकली आई थिंक सो ऑल इंस्टीट्यूशन आर बेस्ट। सभी इंस्टीट्यूशन अपना बेस्ट देते हैं, सभी रिजल्ट दे भी रहे हैं। बरेली में देखा जाए तो बहुत से संस्थान है, सभी देते हैं, हम भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो बेसिकली आप बस ये चेक करिए कि विद इन सेकेंड आप सेंटेंस कन्वर्ट कर पा रहे हैं नहीं। अगर जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं उससे विद इन सेकेंड आप इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में वहां पर ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, देन यू आर लर्निंग द इंग्लिश स्पीकिंग। आप इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हैं, वहां पे आप कहीं ना कहीं एकेडमिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिर आप स्पीकिंग नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, इंग्लिश एक स्तर पे और पढ़ाई जाती है, दैट इज फंक्शनल लेवल। ये 3rd लेवल होता है इंग्लिश का, जो बेसिकली कॉम्पिटिशन में पढ़ाया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो होती है, जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आती है तो या सीएचएसएल में आती है, उस इंग्लिश में बेसिकली होता क्या है, उसमें हम बेसिकली फंक्शन पढ़ते हैं कि बेसिकली एक वर्ड जो है वहां पे दिया गया है वो फंक्शन कैसे करता है। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, हम नाउन पढ़ते हैं, हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, हम कंजंक्शन पढ़ते हैं। ये सभी चीज हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन फंक्शन कैसे करता है, उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रोनाउन फंक्शन कैसे करता है। तो हम फंक्शनल लेवल पे भी इंग्लिश पढ़ते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश 3 स्तर पे पढ़ी जाती है, एकेडमिक, दूसरी स्पीकिंग और तीसरा होता है फंक्शनल लेवल। सो 3 तरह की इंग्लिश होती है। और इत्तेफाक से यह है कि थोड़ी बहुत नॉलेज, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत नॉलेज मैं तीनों की रखता हूँ। ये चीजें सर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो जाती हैं बच्चों के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग की अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बेसिकली स्पीकिंग कोर्स करने के बाद होता क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या है। आज भी आप बात देखी जाए तो हालांकि भारत की एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर तेजी के साथ बूम हुआ है। साथ ही इसमें अगर मैं बात की जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन का भी कहीं ना कहीं योगदान है। और सबसे अहम योगदान की बात की जाए तो ऑफलाइन एजुकेशन का, जिसमें भागीदारी सभी ऑफलाइन एजुकेशन पढ़ाने वाले संस्थानों की। तो आज ये सभी टीचरों का सहयोग है जिसके कारण भारत की एजुकेशन तेजी से बढ़ रही है। यूपी की एजुकेशन तेजी से बढ़ी है, बिहार का एजुकेशन रेशो बदला है और इट विल कम वन डे, वो आएगा कि एजुकेशन रेशो सभी का आगे कहीं ना कहीं वहां पे बूम पे दिखाई देगा। लेकिन बात की जाए आज भी एक तबका ऐसा है जो एजुकेशन लेने में असमर्थ है। उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली रीजन हो सकते हैं, कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ फी के इशू हो सकते हैं कि बच्चे फीस नहीं पे कर पाते हैं, बड़े संस्थानों में एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन वहां पे नहीं मिल पाती है। हालांकि वहां भी संस्थानों के द्वारा, स्कूल कॉलेजों के द्वारा स्कॉलरशिप सर्विस वहां पे प्रोवाइड की जाती है, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी के कारण कहीं ना कहीं वहां पे क्या होता है, बच्चों को सही गाइडेंस ना मिलने के कारण एजुकेशन नहीं होती है। तो अगर वहां पे बेसिकली 2 ड्रीम होते हैं। एक बच्चा चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी आपको इंग्लिश आना जरूरी है। विदाउट इंग्लिश आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी बीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम जो होते हैं वो बेसिकली इंग्लिश टू इंग्लिश ही होते हैं। तो बेसिकली यू रिक्वायर इंग्लिश देयर ऑल्सो। अगर बात की जाए गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप फंक्शनल इंग्लिश जब पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे पहले एक बार स्पीकिंग इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी है तो मुझे लगता है फंक्शनल लेवल पे भी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। उससे अलग बात की जाए कि प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में तो बूम है ही। तो बेसिकली अगर आप हर व्यक्ति की अगर बात की जाए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका कमाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के लिए अपना पीटेज वहां पे उसको चाहिए, ब्रेड एंड बटर के लिए वह मेहनत कर रहा है। तो एक अच्छी हैंडसम सैलरी किसको नहीं चाहिए, हर कोई मेहनत करना चाहता है, एक अच्छी हैंडसम सैलरी वो वहां पे चाहता है। तो अच्छी सैलरी के लिए, अच्छी उसके लिए आपको एक अच्छा पद चाहिए, और एक अच्छा पद के लिए बेसिकली आपको एक अच्छी कंपनी या एमएनसीज में आपको जॉब चाहिए होगी। और चाहे एमएनसीज हो, चाहे आपकी बेसिकली लोकल कंपनी हो, या मान के चलिए एमएसएमई कंपनीज हो, तो बेसिकली उसमें भी वहां पे क्या होता है, जो इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं बेसिकली इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। और कहीं ना कहीं समाज में बेसिकली मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश बोलने वाले ही सुपीरियर है। मैं हमेशा इस बात का पक्ष करता हूं कि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो हमारी मातृभाषा है। और बेसिकली वो नेशनल लैंग्वेज हो या ना हो, बट ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों को ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा पहचाना गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको मानता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो हमें
हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का ज्ञान होना भी मुझे लगता है आवश्यक है। और साथ में अगर आपको इंग्लिश का ज्ञान है तो आप चाहे साउथ इंडिया में घूमने जाए, वहां पे आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी। आपका अगर मन है कि हमें दुनिया घूमनी है तो वहां भी आपको दुनिया घूमने के लिए कोई तो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट कर पाए पीपल से, लोगों से। तो वहां पे आप अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदी के दम पे, हाँ इट विल कम वन डे, वी प्रे टू गॉड, एक दिन आएगा, ईश्वर करेगा पूरी दुनिया वहां पे हिंदी को वहां पे जानेगी। बट जब तक नहीं जानती है एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज, हमें वहां पे कहीं ना कहीं इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं फिर वही बात कहता हूं कि इंग्लिश से पहले हिंदी है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है और ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। और मैं जैसे कि मैं बता रहा हूं, मैं एक लंबे समय से प्रयागराज में रह रहा हूं, तो बेसिकली मैं भी थोड़ा हिंदी ज्यादा प्रेफर करता हूं। हाँ, जहां पे हमें लगे कि चीजें हैं और वहां पे कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, हाँ वहां पे इंग्लिश हो सकती है। लेकिन अगर किसी का ये मानना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं इलिटरेट हूं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है, उसको बहुत हार्ड एंड टफ दिल से नहीं लेना चाहिए। बस ठीक है, आपको आता है तो एक मुझे लगता है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा बोलने का। साथ ही आप स्टेज पे खड़े, हमारे यहाँ जैसे कि वहां पे स्किट राउंड होते हैं या डिबेट सेशन हो रहे हैं या हमारे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन यहाँ कराया जाता है या हमारे यहाँ टॉपिक सेशन यहाँ पे कराया जाता है। आप स्टूडेंट से भली बात उसके बारे में पूछ सकते हैं, स्टूडेंट उस बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वहां से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक्चुअली में क्या है ना, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन मेन कंसर्न क्या है, जब तक आप उस टैलेंट को शो नहीं करेंगे, आप दिखाएंगे नहीं, कैसे पता चलेगा आप टैलेंटेड है? आपने पढ़ा बहुत कुछ है, एग्जामिनेशन कॉपी में आपने कुछ नहीं लिखा, हमें कैसे पता कि आप वहां पे पढ़ के आए नहीं आए? तो शो करने की जरूरत है। इंडिया के पास टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं, बट हमें उस एक चांस की जरूरत है जब हमें उसको शो करना। और शो करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, हमें एक ऐसा स्किल चाहिए, हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए, इवन नॉट इन इंडिया, इंडिया में ही नहीं, हम पूरी दुनिया में उसको शो करेंगे। और पूरी दुनिया में शो करना चाहते हैं तो एक ऐसी लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है, और वो बहुत भारी नहीं है। एक्चुअली क्या है, सही गाइडेंस ना मिलने के कारण और टेंस को इंग्लिश समझ लेने के कारण बच्चे क्या सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, जबकि ऐसा है ही नहीं। जस्ट ट्राई, आप एक दिन तो ट्राई करिए, और एक दिन में आपको रिजल्ट ना मिले तो बात है, आप ये देखिए फर्स्ट डे ही आप विद इन सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, बट यू शुड नो द राइट पैथ। आपको सही रास्ता पता हो कि किस वे में आपको बोलना है। या हमें ये लगता है डिक्शनरी याद ही नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? इट इज पॉसिबल। बेसिकली आपको उसे याद करने का तरीका पता हो, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखो, टॉपर अलग से नहीं निकलते हैं या टॉपर अलग से पैदा नहीं होते हैं, वो बचपन से सीख के नहीं आए होते हैं, वो इसी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी उसको सिखाती है। तो बेसिकली अगर कोई टॉपर है तो कुछ नहीं है, बस उसके एफर्ट अलग है, उसने एफर्ट अलग तरीके के लगाए हैं अपनी जिंदगी में प्राप्त करने के लिए, बस इतना है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि तरीके बदलिए, ट्रेडिशनल जो आपके तरीके हैं उनकी जगह कुछ मॉडर्न तरीकों को लेके आइए, तब यू विल गेट द रिजल्ट, आई थिंक सो। सर, आपकी टीचिंग फैकल्टी का मेन मंत्र क्या है? देखिए, अगर टीचिंग फैकल्टी की बात की जाए तो ये मेरा खुद का मानना भी है, और साथ में बेसिकली मेरी फैकल्टी का भी मानना ये है कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, इवन दो जो कुछ संस्थान हैं, या मान के चलिए जैसे मैं अपने संस्थान की बात करूं, तो हमारा ये नहीं है कि आप प्रचार प्रसार करें तो ही आप आगे बढ़ेंगे। इवन दो आप ये समझिए, अभी 1 साल नहीं हुआ है, 25 सितंबर को वहां पे 1 साल वहां पे कहीं ना कहीं आपका अमेरिकन टाइम्स को हो जाएगा। 25 सितंबर को पहली क्लास अमेरिकन टाइम्स के लिए गई थी, और 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, बट यू कैन सी द रिजल्ट फ्रॉम सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक सर, बैक टू बैक बैच है, जिसमें टीचर भी वहां पे मेहनत, और ये मेरी मेहनत नहीं है सर, मैं कुछ नहीं, मैं बस एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि बस मैं फैसिलिटी प्रोवाइडर हूं, मैं इतनी भूमिका निभाता हूं। लेकिन मेरी जो टीम है सर, वो दिन रात मेहनत करती है, वो सोती नहीं है सर। और बेसिकली बात ये है उसमें कि उनका जो मूल मंत्र की बात की जाए, उनका यही है कि आप एजुकेशन दीजिए, आप क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, आप स्मार्ट एजुकेशन दीजिए, आप वर्तमान की जो नीड है आप उसको फुलफिल कीजिए। आपको कुछ आवश्यकता नहीं होगी, आप रिजल्ट अगर आपका बढ़िया है तो आप टॉप पे। इवन दो आप गूगल सर्च करके देखिए सर, रेटिंग आप हमारी देख सकते हैं अभी तक 5 स्टार। सो बेसिकली वो 5 स्टार रेटिंग कहां से? वो सब इन बच्चों का ही प्यार, वो कहीं ना कहीं आपका प्यार। तो रिजल्ट दिए, टीचरों ने रिजल्ट दिए, टीचरों ने मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की, बस हाँ ये है कि उसके बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो मेरी भूमिका वहां पे मैं नहीं मानता हूं कि बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ बाकी अगर शिक्षकों की बात की जाए, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, निरंतर करते रहते हैं, वही उनकी क्वालिटी है। उनका मूल मंत्र है कि आप स्मार्ट एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन मत दीजिए।
सर फैसिलिटीज क्या क्या ऑफर्ड होती हैं आपकी कोचिंग में? अगर फैसिलिटीज की बात की जाए तो वहां पे क्या होता है कि बेसिकली एक्चुअल में मैं अगर दोनों की बात करूं, जैसे जीएस सेगमेंट की अगर हम वहां बात करें या हम बात करने लगे वहां पे बेसिकली इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में आप मान के चलिए वहां पे हमारा जो स्पीकिंग में वहां पे पढ़ाया जाता है, तो बेसिकली एक दिन में मिनिमम मैं आपको बात बताऊं 6 से 7 वहां पे पेज बच्चों को पर डे लिखवाए जाते हैं। मिनिमम 6 to 7 पेज मैं कह रहा हूं। और 90 डेज का लगभग कोर्स होता है, जिसमें आप 90 to 100 डेज का कोर्स हो जाता है। उसमें कुछ संडे भी होते हैं तो 100 डेज तक चला जाता है। तो 100 डेज में आप इतना मान के चलिए कि 100 डेज में अबाउट लगभग 700 पेज के आसपास हम लिखाते हैं। अब मेन कंसर्न है इतना सारा कंटेंट कॉपी करना। तो बेसिकली क्या है, हम केवल पढ़ा नहीं रहे, हम राइटिंग स्किल सिखा रहे हैं। साथ में क्या है, बच्चों को वहां लिखना भी आ रहा है, साथ में उनको पढ़ना आ रहा है, साथ में वो बोल पा रहे हैं, और साथ में कॉमिक्स रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग वहां पे कराई जा रही है। तो बेसिकली स्पीकिंग की बात की जाए, इंग्लिश न्यूज़पेपर वहां पे रीडिंग डेली हो रहा है। बच्चों को 4 न्यूज़पेपर डेली उनके ग्रुप में जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, बच्चे वहां पढ़ते हैं, उसको पूछते हैं। अगर कोई बच्चा सीधे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, उनके लिए कॉमिक्स है, तो कॉमिक्स से वो स्टार्ट करें। और कॉमिक्स हमारे आप पास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी। आप कॉमिक्स पढ़िए, हमें वापस करिए, नहीं ले जाइए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कॉमिक्स बच्चों को वहां प्रोवाइड करते हैं। साथ में क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम हमें जो लगा के ये था, बहुत से बच्चे हैं जो वहां पे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू पे, दे डोंट हैव हैंडसम फी, उनके पास उतना पैसा नहीं है, वो पे नहीं कर सकते हैं। उन्हीं के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम कोशिश की गई है कि हम वहां पे क्या करें, बच्चों को फ्री वहां पे यूपीएससी की तैयारी कराएं। साथ में वहां पे ये प्रोग्राम केवल मेरे द्वारा नहीं है, मेरी टीम के द्वारा है। हालांकि ये मेरा सपना है, अभी नहीं, बट नियर फर्दर फ्यूचर में ये होगा कि हम बड़े स्तर पे इसको लॉन्च करेंगे, जहां पे हम क्या कर रहे होंगे, यूपीएससी की वहां कहीं ना कहीं फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। साथ ही हम भविष्य में सोच रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, उनको माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, कि वो यहाँ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बट उनको कहना है कि सर माहौल नहीं मिल पा रहा है, हम कहाँ किस माहौल में वहां पे इंग्लिश की प्रैक्टिस करें या हम यूपीएससी की तैयारी करें। तो बेसिकली उनके लिए 2 तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे कि यूपीएससी की बात करें तो उनके लिए हम लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, तो लाइब्रेरी में बच्चे एक लंबे समय तक बैठ के वहां पे पढ़ सकता है, और मॉर्निंग से इवनिंग तक। और मेरा जो मानना है, जो मेरा खुद का अनुभव है, तो बेसिकली उस अनुभव के आधार पर मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो लाइब्रेरी हो वो रात तक चले, 12-2 बजे तक चले, बच्चा जब तक चाहे पढ़ना चाहे आप पढ़े। इवन दो मैं खुद वहां पे कोशिश कर रहा हूं कि रात के 2 बजे तक मैं बच्चों के साथ वहां पे बैठ के पढूं, जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे भी वहां पे कुछ ना कुछ डेली सीखने को मिलता है। मैं आज भी पढ़ता हूं, और मैं उम्मीद है जब तक मेरी लाइफ है मैं तब तक पढ़ता रहूंगा। और वही है कि मैं भी सोच रहा हूं कि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एक संपर्क बना रहे। कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, वो सीधे डायरेक्ट मेरे से पूछे या मेरी टीम से पूछे, मेरी टीम भी वहां 2 बजे तक बैठी रहे, वो भी बैठ के वहां पे पढ़े। तो मैं चाह रहा हूं, ये मेरा एफर्ट नहीं है, केवल मेरी टीम उसमें एफर्ट लगा रही है। तो मेरी टीम के साथ हम वहां कोशिश कर रहे हैं कि एक लाइब्रेरी वहां पे प्रोवाइड बच्चों को जल्दी ही, ज्यादा उसमें वक्त नहीं है, बहुत जल्दी हम एक लाइब्रेरी में बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो एनवायरमेंट उनको एजुकेशन का मिल सके। बाकी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल ही रही है। साथ में अगर और उसकी बात करूं तो उसमें इंग्लिश में हम बता रहे हैं, न्यूज़पेपर हम पढ़ा रहे हैं, वहां पे डिबेट सेशन हम करा रहे हैं, स्किट सेशन हम करा रहे हैं, टॉपिक सेशन हम वहां पे करा रहे हैं, साथ में हम कॉमिक्स रीडिंग वहां पे करा रहे हैं। इवन दो अगर कोई बच्चा कमजोर है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे बहुत से बच्चे हमारे पास हैं जो आए। इवन दो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, आप चाहे तो उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। वो जब आए तो उनका ये था कि सर हम अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कभी अपने जमाने में हमने 7वीं 8वीं की, उसके बाद पढ़ाई नहीं की, और सर क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं। और बेसिकली आप उनका इंटरव्यू लीजिए, आज आप रिजल्ट चेक करिए, जो चीजें हैं आपको देखने को वहां पे मिलेंगी कि रिजल्ट आज क्या है, वहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या है। और आज अगर वो इंग्लिश बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट है। बच्चे यहाँ पे 2-2 घंटे, ऐसे अगर कोई कमजोर बच्चे हैं वो 2 घंटे एक्स्ट्रा में यहाँ रुक के जाते हैं। इवन दो रात के 10 बजे तक हम बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। तो सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक 14 घंटे लगातार बच्चों के साथ बने रहना। उसमें क्या है कि डाउट सेशन है, हमारे टीचर 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा में यहाँ बैठते हैं, अगर किसी बच्चे का डाउट है उसको सोल्व आउट करते हैं। तो ये हमारे बच्चों की मेहनत है और हमारे टीचरों की मेहनत है, कहीं ना कहीं। सर आपकी कोचिंग खोलने का उद्देश्य क्या था? देखिए सर, प्राइमरी उद्देश्य जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहे जीएस कैंपस के लोगों को अगर ध्यान से देखेंगे या अमेरिकन टाइम्स के लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों के लोगो अलग अलग है। आप जब लोगों को देखेंगे तो आपको उद्देश्य सीधे समझ में आ जाएगा। हमारा पूरा उद्देश्य हमारे लोगों में लिखा हुआ है। जीएस कैंपस का अगर आप उद्देश्य देखेंगे तो उसमें एक बीच में एक छोटी सी पृथ्वी बनाई गई है, मतलब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो लोगो है वो 3D डायमेंशन में बनाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब जो आपकी क्लासेस होंगी स्मार्ट क्लासेस होंगी।
साथ में जो बेसिकली उसमें जी और एस बनाया गया है वो प्रतीक है, वो बेसिकली मेरे नाम का भी गगन सर का भी प्रतीक है, और गगन सर जीएस पढ़ाने से शुरुआत कहीं ना कहीं एजुकेशन की वहां पे की थी, तो वो उसका भी प्रतीक है। साथ में क्या है, उसके नीचे 2 हैंड बनाए गए हैं जो बेसिकली शो करते हैं हेल्प को। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं वहां पे व्यापार में आना नहीं था, और आज भी हम इस बात को कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जितने एफर्ट हमसे हो सकते हैं, आज हमारा संस्थान चल रहा है, वो रिजल्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं जीएस कैंपस में वनडे एग्जामिनेशन की क्लासेस हो रही हैं, उससे जितना रिफंड में हमारे प्लस हमारा जा रहा है, ये एक्सटर्नल सोर्स हमारी इनकम वहां पे हो रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कुछ टाइप की फ्री एजुकेशन हम दिला पाए। साथ ही इंग्लिश में जो आगे अगला हमारा प्रयास है, वो प्रयास ये है कि बेसिकली वहां पे क्या हो कि कुछ अगर बच्चे हैं वो किसी ऐसे ग्रुप विशेष से बिलोंग करते हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो बेसिकली हम उनको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग भी प्रोवाइड कर पाए। कहीं ना कहीं उसका ये भी है कि उनको अगर गवर्नमेंट ना सही, बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो मेहनत करना चाहते हैं बट स्किल नहीं है, तो कोई प्राइवेट जॉब भी उनको नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं ऐसे हेल्प जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं हम ग्रैब कर लें और वहां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाकर ही एक प्राइवेट जॉब दिला दें। फिर अगर वो अपने पैर पे इंडिपेंडेंट हैं और इफ दे आर शाइनिंग, अगर वो शाइन कर रहे हैं, तो फिर वो खुद अपना जीवन के निर्णय ले सकते हैं। वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आगे जाना चाहे, प्राइवेट सेक्टर में आगे जाना चाहे, वो आपको दिख जाएगा। हाँ, हमारे जो गोल हैं, कुछ हिडन गोल भी हैं जो अभी शॉर्ट टर्म में तो शायद नहीं कहे जा सकते, लेकिन हाँ, जब हम बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे होंगे उसके लिए हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। नियरली अप्रोक्स वी थिंक सो दैट 1 से 2 साल, इससे ज्यादा नहीं। तो 2 साल में जो हमारे कुछ गोल्स हैं कि हाँ, हम इस लेवल पे एजुकेशन को लेके जाएंगे, जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रही है उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, बेसिकली हमारा क्या योगदान सोसाइटी में हो सकता है, हम उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। बट हाँ, कुछ अभी लगता है कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि आप जानते हैं हर चीज की एक सीमाएं होती हैं, और बेसिकली एक कहावत इंग्लिश में कही जाती है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रातों रात कभी महल खड़े नहीं होते हैं, तो वक्त लगता है, महल बनाने में वक्त लगता है, मकान बन जाते हैं बट महल के लिए वक्त लगेगा। डजंट मैटर, बट इट विल कम वन डे। एक दिन आएगा कि हाँ, सारी चीजें पूरी होंगी, और मेरा सपना नहीं है, मुझे अपनी टीम पे विश्वास है, मेरी टीम वो करके दिखाएगी। सर, आपके यहाँ पे बच्चों को कोई स्कॉलरशिप दी जाती है? सर, मैंने जैसे आपको पहले से कहा, हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए हमने जैसे बताया फ्री कोचिंग फॉर यूपीएससी हम वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी जो हमने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी अभी सिनारियो पूरा तैयार किया जा रहा है। अभी तक क्या था कि करंट अफेयर जो चलती थी वो कहीं ना कहीं पेड बच्चों को वहां पे होती थी। अब एक नया सेगमेंट हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जो मेन कंसर्न आया है, गवर्नमेंट सेक्टर में एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो बाकी सब्जेक्ट तो नहीं, बट वो जीएस में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सर करंट अफेयर याद हमारे नहीं होती। या दूसरी बात क्या है, सर इतनी अथाह जीएस है, इतनी बड़ी पॉलिटी है, सारे अनुच्छेद कैसे याद करें? तो बच्चे सारे अनुच्छेद याद नहीं करने होते। सारे अनुच्छेद अभी तक तो आप गूगल सर्च करिए, वहां पे भी आपको जल्दी से ये नहीं दिखाई देगा कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। तो सारे अभी तो अनुच्छेद भी शायद काउंटिंग में नहीं आ पाए हैं, वो ऊपर नीचे संख्या होती रहती है टाइम टू टाइम। तो बेसिकली सारे करना तो असंभव है, लेकिन हाँ ये है कि कौन से मेन है जो एजुकेशन उसमें आएंगे, वो चीज हम याद कराते हैं। और उसी के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक फ्री बैच वहां पे कहीं ना कहीं करंट अफेयर के लिए लगाए। एक स्कॉलरशिप टाइप वो बैच होगा। जो भी बच्चे वहां पे क्वालिफाइड होंगे या लगेंगे कि हाँ ये बच्चे हैं और वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो भी हमसे संपर्क कर रहे हैं उनके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम करंट अफेयर की क्लास फ्री उनको प्रोवाइड कराई जाए, जीएस की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड कराई जाए। अगर वहां से कुछ भी प्लस पॉइंट में रेवेन्यू निकल रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए, ये सारा प्यार और ये संस्थान ये सब आप ही का दिया है, ये सब बरेली का दिया है। मैं घर से कुछ नहीं लेके आया था, मैं इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहता हूँ। जब मैंने संस्थान बरेली में 1 मई को स्टार्ट किया था, आई वाज नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था, बैठने के लिए ठीक से चेयर भी नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ जो दिया है वो बरेली ने दिया और बरेली के प्यार ने दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये प्यार आप ही को वापस मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, जिसका है उसी को मिल जाए ज्यादा बेहतर है। तो उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना प्रयास हो सकता है, तो उसमें स्कॉलरशिप सर्विस में जैसे कि हमने कहा कि हाँ हम डायरेक्टली बेनिफिट तो हैंड में नहीं दे रहे हैं कि हाँ उनको बच्चों को, हाँ जो बच्चे हमारे यहाँ टॉप करते हैं या मान के चलिए हमारे यहाँ फेयरवेल पार्टी होती है इंग्लिश बैच के एंड होने पे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो भी बच्चे वहां के बेस्ट स्पीकर होते हैं बैच में, जब हम बेस्ट स्पीकर चुनते हैं, हाँ वहां बच्चों को पारितोषिक दिए जाते हैं, वहां अवार्ड बच्चों को दिए जाते हैं, हर बैच के बेस्ट स्पीकर को वहां पे अवार्ड दिया जाता है। वहां कहीं ना कहीं एक कंपटीशन क्रिएट होता है, तो बच्चे मेहनत करते हैं कि हमको टॉप करना है या बैच का बेस्ट स्पीकर हमें बनना है, तो वहां कहीं ना कहीं वो है चीजें हैं, वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है हम अपने स्तर पे कोशिश वहां पे कर रहे हैं।
सर आप इतने फिट हैं तो आप अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रखते हैं? तो फिट फिट तो वो सही है। अभी हाल ही में बात की जाए तो फिट ये बेसिकली क्या है, ये सब देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारे जीन्स जो होते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो सुबह सर लगभग 6 बजे मैं उठ जाता हूँ और 7:30 बजे मेरा पहला लेक्चर होता है, सभी बच्चों को पता है। और मेरा लास्ट लेक्चर रात को 10 बजे होता है और बीच में मेरा 2 घंटे का ब्रेक है लंच का, 10 से लेकर के 12। उससे अलग सभी टाइम में बेसिकली बिजी थोड़ा सा शेड्यूल होता है। यही एक वक्त है जो मैं थोड़ा सा अपना जीवन जी पाता हूँ। और बेसिकली क्या है, ये मेरे माँ बाप का प्यार है। सर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो स्टूडेंट को हमारे चैनल के थ्रू, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें? बेसिकली मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ जो मैंने अगर अपनी पूरी जिंदगी से सीखा है कि देखो बच्चे, एक चीज है, आपको जब बहुत बड़े हो जाओगे ना आपको एक बात समझ में आएगी। एक बात कही जाती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये दुनिया की चीज पे चलती है। यहाँ कोई परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता, कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं हो सकता। परमानेंट इंटरेस्ट होता है। जहां आपका इंटरेस्ट है वो आपका दोस्त है, जहां इंटरेस्ट नहीं है वहां कोई संबंध नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है इस दुनिया में जो इंटरेस्ट और उस पर नहीं चलता, वो केवल आप ही के लिए जीता है, वो है माँ बाप। तो जब आप बहुत दूर हो जाएंगे ना, मैं काफ़ी वक्त हो जाता है जब मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ, बच्चों में थोड़ा घिरा रहता हूँ और कहीं ना कहीं वहाँ मेहनत के कारण मैं घर नहीं जा पाता हूँ। और बेसिकली वो होता है, एक है कि माँ बाप से अटैचमेंट है, और जब आप दूर होते हैं माँ बाप से आपको समझ में आती है उनकी वैल्यू क्या है। एंड बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट मेरे लाइफ का बेस्ट हीरो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पापा। और जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सुधारा है वो मेरी मम्मी जो मैं आज कुछ भी हूँ जैसे भी हूँ तो कहीं ना कहीं वो मम्मी है। कहीं ना कहीं शैतानी बहुत की है, लेकिन हाँ मुझे सुधारने में जो मेन अहम भूमिका निभाई है वो मेरी मम्मी ने है। और हाँ, मेरी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन में जो अहम भूमिका निभाई है वो सबसे पहले मेरी बड़ी बहन, और मैं दूसरा नाम लेना चाहूँगा मेरे बड़े भाई। और मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को फॉलो करता हूँ कि किसकी तरह मुझे होना चाहिए तो मेरे बड़े भाई हैं जो अभी रेलवे में जनरल इंजीनियर हैं। और बेसिकली मैसेज बच्चे यही है, आप कहीं भी चले जाइए, परिवार परिवार होता है और बेसिकली माँ बाप होते हैं। आप कुछ भी करिए बट माँ बाप के खिलाफ कभी जिंदगी में मत जाइए। और दूसरी बात, एक चीज और है वहां पे कि बच्चे, पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है। आपको दुनिया में हर कोई व्यक्ति साथ छोड़ देगा, आपकी मेहनत साथ नहीं छोड़ेगी। एंड बेसिकली एक बात कही जाती है इंग्लिश में, टुमारो इज डिफिकल्ट, डे आफ्टर टुमारो इज मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर 2 days विल बी बेस्ट और इट विल बी शाइन। सो बेसिकली कल जो है वो डिफिकल्ट होगा, परसों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन परसों से जो अगला दिन होगा ना दोस्त, वो शानदार होगा, वो चमकने वाला होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग ना परसों जाकर के दम तोड़ देंगे, उनको लगेगा कि आगे कुछ नहीं है। देखो हर समस्या के आगे आप समझिए क्या है, देखो कहते हैं ना, हर रात के बाद एक सवेरा आता है ना, एवरी क्लाउड हैज गोल्डन लाइन्स इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो बस मेहनत करिए दोस्त, और एजुकेशन मत छोड़िए। आप ये समझिए आप 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और जिस एरा में आप जी रहे हैं, अगर आप निरंतर पढ़ाई नहीं करेंगे ना दोस्त, तो दुनिया आपको कहाँ भूल जाएगी। आप समझिए, ये दोस्त पैडल रिक्शा का जमाना नहीं है, ये ई रिक्शा का जमाना है। आपको ई रिक्शा कंप्यूटर चलाना आता है, आपको इंग्लिश आती है, आपको चीजें आती हैं, आप साइंस समझते हैं, तो फ्यूचर आपका है। और आप कहें कि मैं परंपरागत पढ़ाई करके आया हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज आपको पीछे छोड़ देगा। तो पढ़ते रहिए, और आगे आने वाला फ्यूचर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, मैं अभी पढ़ता रहता हूँ, मैं चीजें देखता हूँ, तो आगे आने वाला फ्यूचर क्या है वो बहुत मतलब वो दयावान नहीं होने वाला है। तो बच्चे मेहनत करते रहनी पड़ेगी। आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी पेंशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में मेहनत करोगे तो बने रहोगे, वही चीज। और हाँ, कुछ भी करिए, माँ बाप को मत भूलिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, माँ बाप होते हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, चाहे आप वहाँ मुझे सुन रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, कुछ भी है, आप पंखे की हवा ले रहे हैं, मैं यहाँ एसी की हवा ले रहा हूँ, आपके घर में भी वहाँ एसी कूलर लगे होंगे, वो सब किसकी देन है, वो कहीं ना कहीं माँ बाप की। और बेसिकली अगर वो सर आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो? बेसिकली मैसेज की बात ये की जाए, जो भी आप काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम है। और आप जानते हैं एजुकेशन फील्ड में सभी, कोई भी प्रतिभागी हो, चाहे कोई भी शिक्षक हो या संस्थापक जो भी रहे हैं वहाँ पे, वो सभी मेहनत कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी में वहाँ दिखता है, चाहे ऑनलाइन रहा हो चाहे ऑफलाइन रहा हो, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और वो जो रिजल्ट आप शो कर रहे हैं, अक्सर क्या होता है ना कि बहुत सारे संस्थान वहाँ रन हो रहे हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम जा करके वहाँ चेक करें क्या चीज़ है क्या नहीं है।
बट जो सही चीजें हैं आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, आप सही रिव्यू दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि किस संस्थान की क्या क्वालिटीज, आप ये बता रहे हैं कि वहां पे प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक डायरेक्टर वहां पे मेहनत कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और कहीं ना कहीं मैं भी ये चाहता हूं, मेरा एक प्रयास रहा है कि बरेली के सभी कहीं ना कहीं वहां जो संस्थान वहां पे रन हो रहा है, वहां के सभी डायरेक्टरों को मिल करके कहीं ना कहीं एक मीटिंग वहां पे करनी चाहिए कि किस तरीके से हम कैसे बरेली का एजुकेशन सिस्टम और सुधार सकते हैं और किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन हम वहां पे बच्चों को दे सकते हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये प्रयास है और मेरा आग्रह भी है सभी डायरेक्टरों से कि उनको यूनिफाइड होकर के ये चीजें वहां पे करनी चाहिए। साथ ही एक ये भी है जो आप दिखाने का वहां पे प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे डायरेक्टर हैं या मान के चलिए जो मेनली टीचर और मेनली बच्चे वहां पे मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत को आप शो कर रहे हो। सो आई थिंक सो दैट इज अ वर्क फॉर I can say only one sentence for you, that's hats off for you. So basically उसके लिए आपको सैल्यूट है, आप जो मेहनत का काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, that was great and outstanding। वो बिल्कुल जो है मतलब सराहनीय काम आप वहां पे कर रहे हैं।